ये शेर मैंने तो नहीं लिखा है, पर फिर से एक बार उसके सारे शब्दों पे ध्यान देते हुए समझते हैं। क्या कहा था मैंने? भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिलेगी तो कभी। भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिलेगी तो कभी। गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। इसको आत्मसात कर लो, एकदम बिठा लो अपने मन में। ठीक है, जब कभी ऐसा डाउन लगे तो इसको याद कर लेना। क्लास के बाद एक शायरी और मेरी तरफ से ऐसी मोटिवेशनल आपके लिए होगी, उसके पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? आयुष लिखता है, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, 100 बार नहीं होगा, उसके बाद तो कभी न कभी जरूर होगा। जो लोग शिद्दत से मेहनत करते हैं वो सफलता प्राप्त करते ही। मैं एक और बात हमेशा कहती हूँ, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेसफुल होगे, पैसा अपने आप आएगा। जो अच्छा लग रहा है वो करो, जिसके लिए सच में दिल कहता है कि हाँ हमें ये करना है, उस चीज को करो। मंजिल तक पहुंच जाओगे ना तो पैसा रुतबा सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छे मोटिवेशनल इसके साथ, मोटिवेशनल ग्राउंड्स पे। ठीक है, चलो। तो जो हमने लास्ट जो ये टॉपिक तक पढ़ा था वो था सर्टेन प्रोविजंस जो मिसकंडक्ट के अंदर कवर, जो जिसके अंदर मिसकंडक्ट कवर होता है कि कब आप कैसी गलती कर जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है तो आप एपीलेट अथॉरिटी के सामने जाते हैं, अपनी बात रखते हैं कि जो भी आपने किया वो किसी प्रेशर के अंदर, किसी जोर जबरदस्ती के कारण किया। अगर आपने विलफुली किया है कोई मिसकंडक्ट तो पेनल्टी भी सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइडेड है ना फर्स्ट शेड्यूल में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, फिर सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 है, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 है, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 3 है। ये जो डिविजन है अब इसको हम लोग प्रॉपरली यहाँ पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये एक बहुत लंबा पोर्शन है पर हम इसको कंसाइज वे में पढ़ेंगे। आपको इतना लंबा आंसर लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आपको इसका जिस्ट समझना है, मतलब क्रक्स में ये क्या कह रहा है ये समझना है। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट डील्स विद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का किससे रिलेटेड है, किससे डील करता है? वो सारे मिसकंडक्ट जो कि कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस के द्वारा किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे भी क्लॉजेस कवर करता है जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग पहलुओं में जो मिसकंडक्ट होगा उनके द्वारा। तो टोटल में इसमें 11 क्लॉजेस कवर होते हैं। कितने? 11 इन टोटलिटी 11 इसके अंदर क्लॉजेस कवर होते हैं। ठीक है, तो क्लॉज 1 कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, मेन ये है जो ये पूरा अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो पार्ट कवर हुआ है इसको नहीं, मेन जो पर्टिकुलर पार्ट है वो है ये लाइन। ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी हर क्लॉज में एक मेजर लाइन होगी जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली लाइन जो यहाँ पे कवर हो रही है क्लॉज 1 के अंदर, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी अलाउ करता है किसी पर्सन को, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ कंपनी सेक्रेटरी, फॉर एग्जाम्पल आयुष को अगर मैं ये कह दूं कि तुम मेरे बिहाफ में एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर लो, जब तक वो कंपनी सेक्रेटरी खुद नहीं बना है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम मेरे बिहाफ में प्रैक्टिस कर लो। कल के दिन आयुष जब कंपनी सेक्रेटरी बनेगा तो वो अपने नाम पे प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, या अगर मैं और आयुष किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं तो हम दोनों कंपनी सेक्रेटरी हैं, ये नहीं होगा कि मेरे बिहाफ में आयुष कंपनी सेक्रेटरी की तरह प्रैक्टिस कर रहा है until and unless he has a valid certificate of practice in his own name। समझ में आया? unless such person is also a company secretary in practice and is in partnership with or employed by him। तो अगर ए एक कंपनी सेक्रेटरी है, उसके साथ बी अगर कोई पर्सन जुड़ा है तो वो कंपनी सेक्रेटरी की तरह उस पोजीशन में तभी प्रैक्टिस कर सकता है जब वो खुद कंपनी सेक्रेटरी हो। सेकेंडली,
या तो पार्टनरशिप में ए के साथ, या तो ए के एम्प्लॉयमेंट में, वो ए का एम्प्लॉय है और उसके बाद वो सेक्रेटरियल वर्क कैरी ऑन कर रहा है। समझ में आया? ये मेन जिस्ट है इसका। अब हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है, क्लॉज है, वो क्यों लाया गया है? इसलिए ताकि किसी भी प्रकार का एस्टॉपल या लोगों के साथ धोखाधड़ी या छलावा न हो। क्लाइंट का और पब्लिक का जनरल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इस क्लॉज को लाया गया है। किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई डाउट? बाकी आप ये छोड़ सकते हो, इसको आप काट दो। आप अगर अपने आप से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, पर एक ही चीज याद रखनी है, इस पर्टिकुलर एग्जैक्टली प्रिवेंट, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया है। इस पर्टिकुलर क्लॉज में हमें ये याद रखना है, मैं अपने नाम के अंतर्गत एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं किसी और के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ। आप बोलोगे मैम अगर आप भी कंपनी सेक्रेटरी हो, आयुष भी कंपनी सेक्रेटरी है, सपोज एक ऐसी हाइपोथेटिकल असम्पशन लेते हैं, तो आयुष अपने नाम से डॉक्यूमेंट साइन करेगा, अपने नाम से प्रैक्टिस करेगा। अगर हम दोनों पार्टनरशिप में हैं तो हम रिस्पेक्टिवली अपने अपने साइन करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन कोई दूसरा कंपनी सेक्रेटरी कर दे, या एक कोई कंपनी सेक्रेटरी का साइन कोई भी पर्सन कर दे, ये अलाउड नहीं है। तो व्हाट इज द इंटेंशन? द रूल इज इंटेंडेड दैट द प्रोफेशनल वर्क इज डन बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोफेशनल है, इतनी पढ़ाई करके, इतनी ट्रेनिंग लेके वो आज इस पड़ाव तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि उसने एडिक्वेट पढ़ाई करी है और ट्रेनिंग इस रिलेशन में ली है कि वो किसी क्लाइंट को, किसी पब्लिक को सही सजेशन या एथिकल चीज़ें बता सकें। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब दो लोग प्रैक्टिस में ही ये कैसे माना जाएगा? Two persons are said to be in partnership when they work together on mutual faith and agency। हमेशा याद रखना, आपने पार्टनरशिप में भी ये चीज पढ़ी होगी कि पार्टनरशिप एक ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा अग्रीमेंट होता है, एक ऐसा साथ में आने की एक एक्टिविटी होती है जहां पे आपको म्यूचुअल ट्रस्ट और फिड्यूशरी एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है एक दूसरे के साथ। फिड्यूशरी का मतलब ट्रस्ट, फिड्यूशरी का मतलब ट्रस्ट। आप एक दूसरे पे जब फेथ कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तब आप साथ में आते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? शेयरिंग ऑफ रेम्यूनरेशन डज नॉट मेक देम पार्टनर्स। खाली प्रॉफिट शेयर कर लेने से आप पार्टनर नहीं बन जाते। पार्टनरशिप में आने के लिए आपको एक दूसरे पे म्यूचुअल फेथ, ट्रस्ट और वो एक एजेंसी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना पड़ता है कि हम वी आर देयर फॉर ईच अदर, या two or more than two persons। Thus an associate who is not a part of decision making process does not become a partner। कोई एक व्यक्ति है जो आपके साथ सिर्फ एसोसिएट हुआ है, एसोसिएट हुआ है एज एन आपकी पार्टनरशिप है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की पार्टनरशिप है। सी एक पर्सन कुछ एक समय के लिए सिर्फ एसोसिएट हुआ कोई एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग ए और बी के द्वारा ही होती थी। तो सी मतलब क्या है? सिर्फ एक निश्चित समय के लिए आया हुआ एसोसिएट है जो सिर्फ काम का पार्ट बनेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है? तो फॉलोइंग टेस्ट इफ फुलफिल्ड क्यूमुलेटिवली मतलब एक साथ मे मेक टू पर्सन्स पार्टनर ऑफ ईच अदर। तो वो क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेस का साथ में शेयर होना, डिसीजंस का साथ में लिया जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में किया जाना, और एक दूसरे के बिहाफ में एक्ट करने की जब एक्टिविटी होती है तब पार्टनरशिप का जन्म होता है। मियरली आप किसी को प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे देते हो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, दैट डजंट मेक दैट पर्सन अ पार्टनर ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। कोई भी डाउट क्लॉज 1 में बताओ, क्लॉज 1 में कोई भी डाउट है तो बताओ। ये फर्स्ट स्केड्यूल का क्लॉज 1 पढ़ा हमने, ठीक है? क्लॉज 2 पढ़ते हैं। Provides that a company secretary shall be deemed to be guilty of professional misconduct if। अब ये कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन चल रहा है, देखो लिखा भी हुआ है। हमको एक्सप्लेनेशन से पहले इस पे ध्यान देना है, ठीक है? तो पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कोई भी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। मतलब कंपनी सेक्रेटरी की तरह जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस प्रोफेशनल बिजनेस से आए हुए पैसे से
मतलब प्रॉफिट से या फीस से, अगर आप कोई शेयर, कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हो टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और अ पार्टनर और अ रिटायर्ड पार्टनर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर और अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी or with such other person having such qualifications as may be prescribed for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India। मतलब आप ऐसे किसी भी प्रकार का शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज के रूप में आप किसी व्यक्ति को या जो आपका पार्टनर रहा हो, जो पार्टनर डेड हो गया हो, उसके डिसीज्ड उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी प्रकार से किसी डिसीज्ड मेंबर या पार्टनर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ऐसा कमीशन, ब्रोकरेज या शेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो, कमीशन बेसिस पे आप काम करवा रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। सामने वाला व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है तो वहां पे प्रोफेशनल फीस इन्वॉल्व होती है, कमीशन बेसिस पे कंपनी सेक्रेटरी काम नहीं करते। समझ में आया? आप फीस या प्रॉफिट में से किसी प्रकार का ब्रोकरेज, कमीशन या शेयर नहीं देते। क्या शेयर होता है? फीस। ठीक। क्लॉज 3। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये इतना सारा दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, पर मत पढ़ना अभी, टेकिंग द टाइम कंस्ट्रेंट इन कंसिडरेशन। ये नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, जस्ट समझ में आना चाहिए। पर अगर मेन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया कि शेयरिंग ऑफ फीस इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज इज अलाउड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आंसर इज नो। कहाँ पे दिया है? क्लॉज 2 में दिया है। ये लिखते आना चाहिए, बस ये है। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि द फॉलोइंग पर्सन्स जो क्वालिफाइड इन इंडिया माने जाएंगे, तो वो कौन कौन से एसोसिएट मेंबर्स हो सकते हैं, उनको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। पहले ये पढ़ते हैं, फिर बताती हूँ ये क्यों दिया हुआ है। जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, एक्चुअरीज एक प्रोफेशन होता है, तो जो अगर एक्चुअरी है वो बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो लोग हैं, जो 2, 3, 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट में दिए हुए हैं, ये लोग क्वालिफाइड इन इंडिया माने जाएंगे। कहाँ दिया है? एक बार थोड़ा पीछे जाके पढ़ लेते हैं। जी, अदर प्रोफेशनल बॉडीज, जो अभी ऊपर एक शब्द आया था अदर प्रोफेशनल बॉडीज, ये आया था ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ था अदर प्रोफेशनल बॉडीज। कोई भी ऐसे अदर प्रोफेशनल बॉडी के लोग दिख रहा है हमें, इस डेफिनेशन में अदर प्रोफेशनल बॉडी आई थी, तो ये डिफाइंड है नीचे, वहां समझ में आया? जो हमने अभी कहा था ना कि मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, तो वो डिफाइंड कहाँ है? जो नीचे वहां 168 में डिफाइन करी गई है, तो वो इसको डिफाइन किया गया है वहां जहां पे हम पढ़ रहे हैं कि अदर प्रोफेशनल बॉडीज वाले 168 के अंतर्गत कौन लोग होंगे, तो ये लोग होंगे। ठीक है, इनको हम 168A के अंदर इन लोगों को कवर करेंगे, मतलब वो प्रोफेशनल बॉडीज वाले लोग जो अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबर होंगे, उनके अलावा इनकी बात चल रही है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत, कोई भी शंका, परेशानी? अब पढ़ते हैं क्लॉज 3। Clause 3 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, again ये वाला part important है, accepts or agrees to accept any part of the profit of the professional work of a person who is not a member of the institute। ऐसा कोई भी व्यक्ति के द्वारा आपने कोई पैसा एक्सेप्ट किया जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं है, और आपने उसके साथ कोई प्रोफेशनल वर्क में काम करने के लिए हाँ बोल दिया है, तो ऐसा कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मान लो मैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो वो बी व्यक्ति है, जो दूसरा बी पर्सन है, उसने कोई प्रोजेक्ट उठाया,
जहां पे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि एज इफ ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअली ही इज नॉट, और मैं उसके साथ अगर असेंट करती हूँ कि यस आई विल वर्क विद यू when I know that the other person is working in the professional capacity, जबकि ओरिजिनली वो एक प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं क्या मानी जाऊंगी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेरे द्वारा किया गया ये माना जाएगा। ठीक है, provided that nothing herein contained shall be construed as prohibiting a member from entering into profit sharing or other similar arrangements, including receiving any share, commission, brokerage in the fees with a member of such professional body or other persons having qualifications as is referred to in item number 2 of this part। अभी वो कौन लोग हैं हम यहाँ पढ़ेंगे, प्रोफेशनल बॉडीज वाले। अब यहाँ पे आपको बार नहीं किया जा रहा है कि भाई आप किसी के साथ रह के कमीशन बेसिस में आप ऐड नहीं हो सकते या आप कुछ फीस उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट देयर ऑल्सो हैज टू बी अ बेसिक क्वालिफिकेशन। एक या तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो, समझ लो, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक कंसल्टेंसी कंपनी है, एक कंसल्टेंसी कंपनी है ABC, नाम लिखते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ABC बिजनेस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है। इसका काम क्या है, ये बिजनेस हाउसेस को कंसल्टेंसी देती है। तो XYZM ये 4 बिजनेस हाउसेस हैं, ये इसके क्लाइंट हैं। भाई एक्स को जरूरत थी सेक्रेटेरियल वर्क रिलेटेड के लिए कंपनी सेक्रेटरीज की, तो अब ABC ने एक प्रैक्टिसिंग फर्म को अप्रोच किया जो कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनको अप्रोच किया, ठीक है, कि भाई इस पर्सन को सेक्रेटरियल वर्क कराना है। तो ये बीच का मीडिएटर बना, इसको जो भी पैसा मिला इसने हमारे साथ उस फीस को शेयर किया, अलाउड है भाई। इस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने हमें अप्रोच किया ना, तो वो अलाउड है। ऐसे में इनका खुद का कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी नहीं है, इनका खुद का कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी नहीं है, ये आपको प्रोफेशनल वर्क करा के दे देंगे, यही उनका कंसल्टेंसी का काम है। ठीक है, समझ में आया? This is the converse of clause 2 discussed supra at 4.3, wherein a company secretary in practice can partake of his profits with other members of the institute and with members of any professional bodies specified in this regard, or with such other person having such qualification as may be prescribed under clause 3. A company secretary in practice as recipient can enter into profit sharing arrangement with a member of the institute or with a member of such professional body or any other person having qualification as is referred to in clause 2। तो भाई या तो अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, आप ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो जहां पे क्वालिफिकेशन या नॉलेज इज द बेसिक पैरामीटर जिसके कारण आप वहां कंपनी सेक्रेटरी का काम निभा रहे हो या कर रहे हो, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के साथ पार्टनर बन सकते हो, आप उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। पर जो तो बोलो कि अगर बी पर्सन ऑल टुगेदर एक कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, ना उसके पास रिक्विसाइट नॉलेज है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जा रहा है, तब अगर ऐसे में ए पर्सन बी पर्सन के साथ विदाउट प्रॉपर नॉलेज या विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट प्रॉपर अवेयरनेस जाके जुड़ के ऐसे बेसिस पे काम कर रहा है, तो दैट इज नॉट अलाउड, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? Clause 4 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if, again ये important है, he enters into partnership इन और आउटसाइड इंडिया, कोई भी ऐसे पर्सन के साथ जो कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, या कोई भी ऐसे अदर पर्सन के साथ जो अदर प्रोफेशनल बॉडी 168A में जो बताए गए हैं अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट बट हु फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड would be entitled to be registered as a member under clause E of subsection 1 of section 4, or whose qualification are recognized by the central government or the council for the purpose of permitting such partnership। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज E के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या एज अ
एज दैट मेंबर रजिस्टर होना पड़ेगा जो व्यक्ति बाहर किसी व्यक्ति के साथ किसी पार्टनरशिप में एंटर करता है, किसी कंपनी सेक्रेटरी के साथ या किसी भी ऐसे मेंबर के साथ जो किसी अदर प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट है। कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बताओ। सिंपल प्रोविजन है। आपको जैसे हमें कोई चीज की परमिशन लेनी होती है या कोई रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना होता है, इनकम टैक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पे है। वो क्या करेगा, अपने वो एंटाइटल्ड है ऐसे रजिस्टर होने को सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में। ठीक है, फिर से वही चीज दी गई है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी फॉर पार्टनरशिप 168 बी में डिफाइन करी गई है। सेम है विथ फ्यू क्या बोलना चाहिए, वेरिएशंस। क्रक्स सेम है। ठीक है, ये पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, नहीं भी याद किया तो कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक तो याद है ही। ICAI, ICWAI बार काउंसिल मतलब जो लॉ वालों को परमिशन देते हैं, इंजीनियरिंग एसोसिएशन मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, एक्चुअरीज या प्रोफेशनल बॉडीज जो कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोफेशन को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 5 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he secures either through the services of a person who is not an employee of such company secretary or who is not his partner or by means which are not open to a company secretary any professional business। क्या कहा गया है? आप ऐसा कुछ प्रोफेशनल सर्विस कैरी ऑन नहीं कर सकते हो जो बिना कंपनी सेक्रेटरी बने आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब आप CS की तरह प्रैक्टिस, आप CS के एम्प्लॉई हैं, उसकी तरह प्रैक्टिस आप कब कर सकते? जब आपके पास वैलिड क्वालिफिकेशन है, वैलिड नॉलेज है। अगर ये नहीं है तो आप क्या CS की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा प्रोफेशनल बिजनेस, ऐसा प्रोफेशनल कंसल्टेंसी आप नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस आप खुद कंपनी सेक्रेटरी नहीं है या तो आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के एम्प्लॉय नहीं है, तो आप ऐसा कंसल्टेंसी नहीं दे सकते। ठीक है, इस प्रोफेशनल बिजनेस में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, चलो क्लॉज 6 नेक्स्ट provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work। soliciting मतलब क्या होता है? अगर पता है तो बताओ, मेरे पानी पीते तक मेरे को बना पानी पी लेती हूँ। ही solicits क्लाइंट मतलब आप क्या कर रहे हो पता है? आप क्लाइंट को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ऐसे किसी सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू या सामने वाले को इस तरह से किसी तरह से इंटरव्यू करके आप अपनी तरफ खींच रहे हो। मतलब आपने सामने वाले को बहला फुसला के अगर अपना क्लाइंट बनाया है, उससे कोई प्रोफेशनल वर्क लिया है, किसी और कंपनी सेक्रेटरी का काम अगर छीना है, ऐसा कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको अप्रोच करके, तो दैट इज नॉट अलाउड। और ये तीनों प्रोफेशनल बॉडीज में अलाउड नहीं है ना, तीनों प्रोफेशनल बॉडीज में आप ऐसा नहीं कर सकते, न CA, न CS, न CMAs नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन, किसी प्रकार का इनविटेशन, किसी प्रकार का इंटरव्यू, आप किसी भी प्रकार से सामने वाले को बहला फुसला के इंटिमिडेट नहीं कर सकते कि आप हमारे पास आ जाइए। समझ में आया? तो इफ ही सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एग्जैक्टली अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स। आप सामने वाले को अगर ऐसा बुलाते हैं, आप इस तरह से उससे बहलाते फुसलाते हैं, किसी तरह से उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हुए माने जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियरिंग कंटेन शैल बी कंस्ट्रूड
as preventing or prohibiting any company secretary from applying or requesting for or inviting or securing professional work from another company secretary in practice. एक कंपनी सेक्रेटरी दूसरे कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच कर सकता है, बात कर सकता है. दूसरा, अ मेंबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज इशूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क एज अ कॉन्सिक्वेंस. अब अगर भाई टेंडर निकला है इस नाम का कि कंपनी सेक्रेटरीज आए और आइए और आप हमारे पास इस पर्टिकुलर काम के लिए अप्रोच करिए, तो अलाउड है. मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी के दूसरे कंपनी सेक्रेटरी के पास जाता है कि भाई अगर आपके पास ऐसा ऐसा काम है तो हम ये टाइप का काम करते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे पास मतलब हमें ये काम दीजिए, तो अलाउड है. और अगर आप किसी टेंडर को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी के द्वारा दिया गया है जो आपकी सर्विसेज मांग रहे हैं, उस टेंडर को अगर आप रिप्लाई करते हैं तो भी आपको गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है. पर अगर आप बहला फुसला रहे हैं, कहीं किसी से शादी पार्टी में मिले वहां पे सामने वाले की बुराई करके अपनी अच्छाई कर रहे हैं, या आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं जो साफ साफ ये बता रहा है कि आप सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, आपसे अच्छा कोई नहीं, आप पर्सनल इनविटेशन कार्ड छोड़ रहे हैं, ये सब अलाउड नहीं है. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द वर्ड सॉलिसिट हैज वेरियस शेड्स ऑफ मीनिंग. जहाँ पे बहुत सारे मीनिंग उसको क्या किया गया है, दिए गए हैं. सॉलिसिट मीन्स आस्क और सीक. आप अगर इस तरह से सीक कर रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है, तो भी अलाउड नहीं है. एंड बोथ वेज अलाउड नहीं है. डायरेक्टली तो अलाउड नहीं ही है, इनडायरेक्टली भी आप अलाउड नहीं होते हैं. इनडायरेक्टली मतलब कुछ इस तरह से कुछ अलीज करना या कुछ इस तरह का मैसेज फ्लोट कर देना मार्केट में, कुछ इस तरह से सामने वाले को इनडायरेक्टली किन्हीं लोगों के थ्रू अप्रोच करना भी विल टेंटामाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है. ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है जहां पे सॉलिसिटिंग को और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सॉलिसिटिंग को किस तरह से आप कर सकते हैं, आयुष ने अच्छा एग्जांपल दिया रूमर्स के थ्रू. वेरी गुड. तो ये सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा. सारे मतलब इनमें से कोई 5 देख लीजिएगा कि किस तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सॉलिसिटिंग हो सकती है. ठीक है. कि जैसे एक एडवर्टाइजमेंट वाला देख लीजिएगा कि न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ऐसा कोई सर्कुलर लेटर आप इशू करवा देते हैं, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि ये इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आपके द्वारा ही बस एक्सपीडिशियसली वर्क किया जाता है और बाकी सब तो ऐसे ही हैं, खाली पीली बैठे हुए हैं. इस तरह की जो आप ये बातें कर रहे हैं, ये सारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कवर होता है. ठीक है. टेलीफोन डायरेक्टरी में अगर आप ऐसा पब्लिश करा देते हैं अपना नाम बोल्ड में, या वहाँ पे किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं जिससे आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो लोगों का. ठीक है. इस तरह से कम्युनिकेट करना या होल्ड आउट करना कि आप जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं वो रीजनेबल कॉस्ट में दिया जा रहा है, मतलब आपकी फीस रीजनेबल है, आप ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, आप इस तरह का जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं कर सकते. तो 1, 2, 3, 6 और 7 पॉइंट्स अच्छे हैं जो इजीली आप याद कर लेंगे. तो ये 5 पॉइंट याद कर लेना. ठीक है. कि सॉलिसिटिंग किस तरह से की जाती है, तो ये सारे सॉलिसिट करने के तरीके होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है. चलो, और भी अगर इसके अलावा कुछ आपको अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ सकते हो. क्लॉज 7 क्या कहता है? Clause 7 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be professional misconduct if he advertises his professional attainments or services or uses any designation or expression other than company secretary on professional documents, visiting cards, letterheads, signboards, unless it be a degree of a university established by law in India or recognized by the central government, or a title indicating membership of the Institute of Company Secretaries of India or any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council. हमने भी देखा था ना कि हमें अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बताना होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में वो भी जाता है. वो इसीलिए है कि आप किन तरह से किन किन एरियाज में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूट को पता होना चाहिए. आप जब अपने आप जो विजिटिंग कार्ड आपका बन रहा है या जहाँ पे भी आप अपने डेजिग्नेशंस और एक्सप्रेशंस के बारे में बता रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकियों के एग्जिस्टेंस को रूल आउट करता हो. ठीक है. आपको सिंपली प्लेन वे में एक निश्चित तरीके से
अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इवन इन द विजिटिंग कार्ड और इवन इन द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, साइन बोर्ड हो गए, लेटर हेड जो बनता है, वहाँ पे आपको ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं लिखना है जिससे सामने वाला इस तरह से सॉलिसिट हो, या आप अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे इस तरह से नहीं बता सकते हैं। ठीक है। Provided that a member in practice may advertise through a write-up setting out the services provided by him or his firm and particulars of his firm. Obviously अब यहाँ पे जब आप किसी को कोटेशन भेज रहे हैं, जब आप कोई आपके पास क्लाइंट आया है ये पूछने के लिए कि आप क्या क्या करते हैं भाई, आपकी फर्म क्या क्या करती है, अनडाउटेडली तब आप बताएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम क्या करते हैं बता ही नहीं रहे, एकदम चुप्पी साध के बैठ गए, नहीं हमें मना किया गया है। इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं कह रही है, आप बताइए, पर ऐसा मत करिए जिससे सॉलिसिटिंग होती हो या जो डेरोगेटरी हो आपके स्टैचर के लिए। This clause covers two aspects: advertisement of professional attainments or services by a company secretary in practice using the designation company secretary. आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने डेजिग्नेशन को नहीं बताएंगे कि यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी एंड वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी। दिस इज बाय डिफॉल्ट, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं इसीलिए आप उसकी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अब देखो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे। अब पीसीएस कैन नॉट इंक्लूड इन हिज एडवर्टाइजमेंट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन हिज ओन ऑफिस, डिटेल्स ऑफ एसोसिएट पीसीएस, details of his networking in other places within and outside India, infrastructure at such networked offices, number of trainees who have completed training from his office, certain landmark achievements like number of companies incorporated since he started his practice। ये सारी चीज़ें आप नहीं बता सकते। मतलब आप एडवर्टीजमेंट पे ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे क्लाइंट थे, वो मेरे क्लाइंट थे, आज तक मैंने इतनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट करी, इतनी बार जो कंपनी लॉ बोर्ड है, पहले एनसीएलटी, अभी सीबीडीटी, ट्रिब्यूनल से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सामने इतने बार मैंने अपीयरेंस दिया है, कितने ट्रेनीज मेरे अंदर थे, ये सारे गुणगान आपको नहीं करने। एग्जैक्टली ये सब आपको नहीं बताना है भाई। जो एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, जो एक कंपनी है, वो अपने आप तक पहुंचेगी। आप जनरल विजिटिंग कार्ड, जनरल साइन बोर्ड बना सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, क्लॉज 8 में आ जाइए। आपको अदरवाइज पढ़ना हो तो आप रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग मार लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हार्डली अब आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हो पढ़ते पढ़ते कि हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर कि इन सब चीज़ों को सिर्फ आप गो थ्रू करो। तो Clause 8 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts the position of a company secretary in practice previously held by another company secretary in practice without first communicating with him in writing। मान लो अविश्रांत एक पर्सन है, क्लाइंट है, बिजनेसमैन है, वो किसी और कंपनी सेक्रेटरी के पास था पहले, मैंने उस कंपनी सेक्रेटरी को रिप्लेस करते हुए अपनी जगह बना ली, मे बी बाय सॉलिसिटिंग, मे बी बाय एनी अदर वे, और बिना इस चीज का कम्युनिकेशन किए जो फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी है, जो पहले कंपनी सेक्रेटरी था, उनको बिना बताए मैंने क्या किया, अपना नाम उस जगह पे रख लिया, अपने आप को उस जगह पे रिप्लेस कर लिया। दिस इज नॉट अलाउड। आपको पहले कंपनी सेक्रेटरी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रायर कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। आपको ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, जब वो आ जाए उसके बाद ही आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज इंटेंडेड फॉर रीजंस ऑफ प्रोफेशनल कर्टसी, ये प्रोफेशनल कर्टसी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। दिस क्लॉज इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट अ क्लाइंट फ्रॉम चेंजिंग ओवर टू अनदर कंपनी सेक्रेटरी। भाई हो सकता है पहले कंपनी सेक्रेटरी से सेटिस्फाइड नहीं हो क्लाइंट, अविश्रांत को नहीं अच्छा लग रहा हो उनके साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अविश्रांत का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है कि भाई आप कंपनी सेक्रेटरी चेंज ही नहीं कर सकते। ही हैज अ राइट टू डू सो, उसके पास ये फुल राइट है। पर जो सब्सिक्वेंट कंपनी सेक्रेटरी है उसे फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी से एक इंटीमेशन उनको देना पड़ेगा और एक एनओसी उनसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो द क्लाइंट एज ऑफ राइट हैज फुल फ्रीडम टू चेंज ओवर टू अनदर कंपनी सेक्रेटरी, बट इट वुड बी डिजायरेबल फॉर द न्यू इनकम्बेंट टू ऑब्टेन अ लेटर from the company letting him know the name of the earlier incumbent and that no other company secretary has been appointed for the same assignment। इससे हमारा भी एक राइट
ऐसे हिट होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सेम असाइनमेंट के लिए किसी और कंपनी सेक्रेटरी को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये बोथ वेज अच्छा है। और इसका मतलब ये भी नहीं है, एक चीज और समझना, कि जब हम पहले वाले व्यक्ति से कोई सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं तो वो स्ट्रिक्ट टर्म्स में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होता है कि ठीक है मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप इस क्लाइंट का काम कर लो। ऐसा स्ट्रिक्ट टर्म्स में मत मानना उसे कि वो ये नहीं है कि स्ट्रिक्टर वे में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह होगा। दिस इज जस्ट एन इंटीमेशन, एक कर्टसी है कि हाँ भाई आप अगर इनका काम आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये इनकी प्रीवियस हिस्ट्री जो भी है भाई, क्लाइंट का जो भी डेटा है सब नए कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए हैं उनको जाएगा। और अगर आप अब इनका आगे काम करते हैं तो भाई मैं इसमें किसी भी प्रकार से आपको किसी प्रकार की रोक या ये मैं वैसे भी नहीं कर सकता। तो जो अर्लियर कंपनी सेक्रेटरी हैं ये एक तरह से उनको इंटीमेशन है और उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सब्सिक्वेंट कंपनी सेक्रेटरी को लेने हैं वो उन चीज़ों को ले लेंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टर टर्म्स में जैसे बैंक एनओसी देती है वैसा वाला एनओसी नहीं है कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ कि आप काम नहीं कर सकते हैं, मैं अब आपको परमिशन देता हूँ कि आप काम कर लें, ऐसा मत समझना। देखो एक चीज़ याद रखना, जब हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप मेंबर की तरह अपॉइंट हुए हो, इसमें ऊंचा नीचा ये वाली चीज़ें, सुपीरियर या इन्फीरियर ऐसी वाली बातें नहीं आती हैं। सबसे अच्छी चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट्स की जो है वो ये है कि वो आपको इक्वल दर्जा देती है। मतलब एक बहुत अच्छे एक बार एक सेशन मैंने अटेंड किया था, एक कंपनी सेक्रेटरी आए थे उसमें टेक महिंद्रा के, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कंपनीज एक्ट 2013 सारे ही कंपनी सेक्रेटरीज, सारे ही लीगल प्रोफेशनल्स के लिए उतना ही नया था जितना एक अभी अभी उसको पढ़ के पास करा हुआ बच्चा है। बस फर्क यहाँ था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो धीरे धीरे काम के साथ प्रैक्टिस के साथ हमारी बढ़ती है, वो हमारे सीनियर्स की कभी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम जब कभी कहीं फंस जाते हैं, हमको कुछ ज्ञान चाहिए होता है कि अब इसको कैसे किया जाए, तो हम अपने सीनियर्स से ये चीज़ पूछते हैं। जैसे हम भी आज हमारे सीनियर्स से, कल के दिन हमें कुछ ऐसा होता है कि भाई कहीं पे हम लॉ के इंटरप्रिटेशन में हमें डाउट हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, तो हम उनसे पूछते हैं हमारे सीनियर्स से। जैसे हमारे जूनियर्स हमसे पूछते हैं, हम हमारे सीनियर्स से पूछते हैं, तो ऑब्वियसली वो फर्क हमेशा रहता है। वो जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज का फर्क है, वो हमेशा रहेगा क्योंकि उनने हमसे ज़्यादा काम किया है। करेक्ट। तो यहाँ पे लेकिन इंस्टीट्यूट की ये एक बात बहुत अच्छी है कि किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं होगा कि कोई जूनियर है या कोई सुपीरियर या इंफीरियर वाली बात नहीं होती। ये सबसे खूबसूरत बात है हमारे इंस्टीट्यूट की, राइट। अब in respect of the following, it shall be mandatory to send a prior written communication including means mentioned above in 4.9.8। मतलब ये जो सब्सिक्वेंट कंपनी सेक्रेटरी का पहले वाले कंपनी सेक्रेटरी से जो को जो इंटीमेशन जाता है बाय सब्सिक्वेंट कंपनी सेक्रेटरी, इन सब चीज़ों के लिए मैंडेटरी प्रायर रिटन कम्युनिकेशन लगता है। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस है? सबसे पहला सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट का दिया जाना, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफर का दिया जाना, सर्टिफिकेट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ कैपिटल, अपडेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज सर्कुलर, कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। इन सब के लिए मैंडेटरीली क्या जाता है? प्रायर रिटन कम्युनिकेशन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज 9, कोई डाउट है यहाँ पे? क्लॉज 8 में कोई डाउट है अब तक में? क्लॉज 8 तक ठीक है। क्लॉज 9 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he charges or offers to charge, accepts or offers to accept in respect of any professional employment fees which are based on percentage of profits or which are contingent upon the findings or results of such employment except in cases which are permitted under any regulations made under this। जहाँ पे विच डिटरमाइन रेम्यूनरेशन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, कुछ था यहाँ पे जो छूट गया है बुक में।
ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये कुछ छूटा हुआ है, ये आधी अधूरी लाइन है विच डिटरमाइन से। इसका मतलब सिर्फ आप पढ़ाओगे तो डाउट कहाँ से आएगा मैम आयुष। चलो, अब यहाँ पे एक जो चीज है कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को कब गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। मान लो किसी एक केस में कोई एक फाइंडिंग है या कोई एक मैटर है जिसमें हमें ये पता चलने वाला है आगे कि रिफंड कितने का आएगा। अब रिफंड आने वाला है कुछ एक्स अमाउंट का जो अब तक क्लियर नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितना पैसा आएगा ना उतने का मैं परसेंटेज ले लूंगा, ये नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको उस काम करने में इतनी प्रोफेशनल मेहनत लगी, इतना आपका टाइम, इतना आपका नॉलेज लगा, उसके हिसाब से आपकी फीस तय होगी। कितना अमाउंट ऑफ रिफंड आ रहा है उसका परसेंटेज मैं कमीशन की तरह चार्ज कर लूं, ये नहीं होने वाला है कि एपरेट अथॉरिटी इतने का रिफंड दे देगी। अरे यार 12 लाख का रिफंड आ गया, मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपये फीस चार्ज करी। ये एथिक्स नहीं है, ये एथिकली गलत है। इसीलिए अगर आप ऐसे प्रकार का कोई पैसा चार्ज करते हो जो किसी इवेंट पे कंटिंजेंट है, किसी हैपनिंग, कोई चीज होने या न होने पे अगर डिपेंडेंट है, तो ऐसा करना अलाउड नहीं है। अपन कमीशन एजेंट नहीं है, हम प्रोफेशनल्स हैं। उस चीज की गरिमा को हमें बनाए रखना है, ठीक है। द फंडामेंटल इज दैट द फीस शुड बी मोर रिलेटेड टू द एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड and the time spent on a particular case without in any way linking the fees with the final results। अभी आपको जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कितना समय लगा हमारा, कितना एक्सपर्टीज लगा, कितना नॉलेज लगा, इसके बेसिस पे फीस तय होती है। इस पे तय नहीं होती है कि जो पैसा निकल के आएगा उससे कमीशन रख लें बीच का या कुछ हिस्सा मांग लें, ठीक है। Clause 10 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engages in any business or occupation other than the profession of company secretary unless permitted by the council so to engage। अगर आप किसी और दूसरे प्रोफेशन में हो अपार्ट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी, अनटिल एंड अनलेस आप काउंसिल के द्वारा परमिटेड नहीं किए गए हो तो आप नहीं कर सकते। क्या क्या? Provided that nothing here contained herein shall disentitle a company secretary from being a director of a company except as provided in the Companies Act। तो इसका मतलब आप डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकते हो किसी कंपनी के, पर उस मैनर में जैसा कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज किसी मैनर में आप अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोविजन है, ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है, वो इसलिए लगाया गया है ताकि आप और कोई ऐसा काम मत करो जिसमें आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ना हो। आप वही चीज प्रैक्टिस करो जो आपने पढ़ी हो, आप वही चीज में आगे फर्दरेंस करो जो आपका एरिया ऑफ नॉलेज है या जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। बेसिकली ये इसका जिस्ट है कहने का, ठीक है। वो चीज ना करो जिसको करने से आप कंपैटिबल नहीं हो। जो करना आपको आता नहीं है उस चीज को मत करिए, क्योंकि इससे आप सामने वाले का नुकसान कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? चलो भाई आगे। क्लॉज 11 provided that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person not being a member of the institute in practice or a member not being his partner to sign on his behalf। मतलब ये सबसे वर्स्ट हो सकता था कि आपके बिहाफ में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। वाह, जो खुद क्या है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है और आपका पार्टनर भी नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ हिज फर्म एनीथिंग विच ही इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो इससे रिलेटेड है। ये सबसे मतलब सबसे बुरा आप क्या कर सकते हो अपने इस डिग्री के साथ, अपने इस जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको मिली है, कि आप किसी और को ऑथराइज कर दो कि ले तू मेरे बिहाफ में साइन कर दे। वाह, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का अटेस्टेशन लगना था, साइन लगना था, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें एनुअल रिटर्न की, जैसा है ना सेक्शन 92 में, तो एनुअल रिटर्न में साइन कर दिया किसी और ने मेरे बिहाफ में, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो PCS who is not a partner of another PCS cannot sign on behalf of such other PCS on annual returns or secretarial audit report or any other certificates is specifically disallowed। अगर आप करते हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट
सहते बैठो फिर अब पेनल्टीज। अब है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस। अब क्या खत्म हुआ, पार्ट 1 ऊपर खत्म हो गया, अब है पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो पार्ट 2 of the first schedule recognizes the need for a member in employment also to observe a certain code of conduct, to be in employment connotes to be in contract of service and not contract for service। मैम एक डाउट आया है, मैम साइन को डीएससी के थ्रू करते हैं तो डीएससी नॉन प्रोफेशनल को भी अलॉट हो जाती है, ये क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन है। देखो डीएससी ना किसी को भी अलॉट हो सकती है, डायरेक्टर के पास भी डीएससी हो सकती है, एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास भी डीएससी हो सकती है, आप चाहो तो आपका भी डीएससी बन सकता है। डीएससी तो किसी को भी अलॉट हो सकती है, तो चाहे डीएससी के साथ वाला हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो या फिजिकल सिग्नेचर हो, दोनों ही सेंसेस में अलाउड नहीं है, और डीएससी किसी की भी बन सकती है, ठीक है, प्रोवाइडेड मेजर पर्सन होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जैसे आधार, पैन कार्ड, वॉटेवर जो भी रिक्वायरमेंट्स है डीएससी इशू कराने के लिए, ठीक है। तो देयर आर 4 indices of a contract of service, namely power, master's power of selection of his servant, पहला, पेमेंट ऑफ वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन, मास्टर्स राइट टू कंट्रोल द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क एंड द मास्टर्स राइट ऑफ सस्पेंशन और डिसमिसल। अब ये क्यों दिया हुआ है ये पढ़ते हैं। Part 2 of first schedule of the act deals with professional misconduct of a member of the institute other than a member in practice। अब ऊपर जो हमने पढ़ा था वो कौन लोग थे, जो member in practice थे। अब ये कौन लोग हैं, जो member of institute है पर other than सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करने वाले, इफ ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन। तो अब तक जो फर्म के कंपनी, जो फर्म के ओनर थे, जो कंपनी सेक्रेटरी से जिनकी फर्म थी पार्टनरशिप फर्म, उन लोगों के एम्प्लॉय, किसी पर्सन के एम्प्लॉय, या अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा किए गए एक्शंस के बारे में या उन लोगों के द्वारा किए गए मिसकंडक्ट के बारे में जो पार्ट डील करता है वो है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, ये ठीक है। ये आप काट सकते हो, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। Clause 2 of Part 2 of the first schedule provides that a member of the institute जो कि सर्विस में है, प्रैक्टिस में नहीं है, सर्विस में है, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, being an employee of any company, firm or person, वो किसी फर्म का, पर्सन का या किसी कंपनी का एम्प्लॉय था और साथ ही साथ ही एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट्स और गेन्स from a lawyer, a company secretary or broker engaged by such company, firm, person or agent or customer of such company, firm or person by way of commission or gratification। मतलब अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, किसी फर्म में एम्प्लॉय हो, किसी पर्सन के एम्प्लॉय हो, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, और आप कंपनी सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हो, तो आप किसी भी तरह से कमीशन बेसिस पे या ग्रेटिफिकेशन बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते। आप अगर वहाँ पे एम्प्लॉय हो तो आप किसी दूसरी जगह इस तरह का एंगेजमेंट नहीं रख सकते जो उसी कंपनी, पर्सन या फर्म का कोई क्लाइंट हो, कोई और पर्सन कोई दूसरा क्लाइंट हो, या कोई दूसरा पर्सन जो कि एसोसिएटेड है उस कंपनी, फर्म या पर्सन के साथ, उसके साथ आप किसी प्रकार का कमीशन बेसिस का रिलेशनशिप नहीं रख सकते। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, जो है पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट। Part 3 of first schedule to the Act covers cases of professional misconduct in relation to members of the institute generally. Under this part, 3 specific instances have been categorized as professional misconduct. Clause 1 of Part 3 of first schedule provides that a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, not being a fellow of the institute, acts as a fellow of the institute। सबसे पहला, जनरली क्या चीजें अलाउड नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं।
आप इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर नहीं हो, पर एक्ट ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप एक फेलो मेंबर हो, पहला। दूसरा, अब मैं ये शुरू का छोड़ दे रही हूँ ना, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये पार्ट बार बार नहीं पढ़ रही। सबसे पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, does not supply information called for or does not comply with the requirements asked for by the institute council or by its committee। चाहे डायरेक्टर डिसिप्लिन हो, चाहे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिनरी कमेटी हो, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हो, या एपरेट अथॉरिटी हो, इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई और आप इंफॉर्मेशन सप्लाई अगर नहीं करते हो तो। तीसरा, while inviting professional work from another company secretary or while responding to tenders or inquiries or while advertising through a write-up or anything as provided for in item 6 and 7 of part 1 of this schedule gives information knowing it to be false। ऐसी इंफॉर्मेशन आप सप्लाई करते हो प्रोफेशनल वर्क करने के दौरान या कोई राइटअप लिखने के दौरान जो आपको पता है गलत है, पर फिर भी आप उसे अगर प्रमोट करके रूमर्स की तरह फैला रहे हो तो भी गलत है, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के पार्ट माने जाओगे। अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या आता है? Clause 1 of part 4, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of other misconduct if he is held guilty by any civil or criminal court for an offence which is punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months। तो किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इंडिपेंडेंटली अगर आपको गिल्टी माना जाता है जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा का नहीं है, तो आपको इस क्लॉज के अंदर कवर माना जाएगा। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट if in the opinion of the council he brings disrepute to the profession of or the institute as a result of his action whether or not related to his professional work। जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड ही कोई ऐसा काम हो, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है बाहर, कहीं कुछ ऐसा एक्शन किया है, कुछ इस तरह से कुछ ऑफेंड किया है, न्यूसेंस क्रिएट किया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को डिसरेप्यूट लाता है, तो भी आपको क्या माना जाएगा? मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वो मिसकंडक्ट प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड ही हो, कहीं पे भी हो सकता है। कोई न्यूसेंस क्रिएट करना, किसी से गलत बात करना, बहुत बुरी तरह से बिहेव करना जिससे ये लगे कि अच्छा कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे बिहेव करते हैं या ये उनका सोचना है, विच ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए आप गिल्टी ठहराए जाओगे इस क्लॉज के अंतर्गत। जैसे फॉलोइंग में अमाउंट टू मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जैसा सेंडिंग ईमेल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, डिसीजंस जो काउंसिल के लिए दिए गए हैं उन्हें डेरोगेटरी, आप उसको क्रिटिसाइज करते हो जिससे वो डेरोगेटरी या फिल्थी लैंग्वेज में आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कह रहे हो, काउंसिल के बारे में कुछ कह रहे हो। डिस्कसिंग थ्रू ई फोरम्स फेलियर्स ऑफ द काउंसिल, अगर आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए गलत लैंग्वेज यूज करते हो, लेटर्स लिखते हो अग्रेसिव लाउड और फिल्थी लैंग्वेज में, आरओसी ऑफिसर्स के बारे में गलत कहते हो, एमसीए साइट के बारे में अगर आप कुछ कहते हो कि फॉर्म्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं टाइम पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। धरना अरेंज करते हो, एजिटेशन करते हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने, बीइंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, initiating students or instigating students or other members by creating a pandemonium or in or around institute's office by raising issues pertaining to syllabus, training, examination, या कोई भी ऐसे रीजन के रिलेशन में अगर आप स्टूडेंट्स को क्या करते हो, इंस्टिगेट करते हो, बुराई करते हो, उस इंस्टीट्यूट के लिए गलत बातें कह रहे हो, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा का मिसयूज करते हो, inviting government officers for chapter regional councils programs by spending heavily on their travel and stay arrangement, आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते हो और बहुत भारी खर्चे कर रहे हो इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए जिससे आपको एक पर्सनल माइलेज मिल रहा हो, पर्सनल गेन्स मिल रहे हो, तो या टैम्परिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द चैप्टर और रीजनल काउंसिल्स, इन सब के लिए आप प्रोफेशनली आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है ये माना जाएगा। ठीक है।
Part 1 of second schedule to the Act Section 21(3), 21(b), 322, जहाँ पे matters are to be dealt with by the disciplinary committee constituted by the काउंसिल। उनमें क्या होगा? तो पार्ट 1 कहता है, क्लॉज 1 कहता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं जबकि आप कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट में थे, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मेंटेन करते हैं, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना था, आपने सबको बता दिया, तो क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। Clause 2 certifies or submits in his name or in the name of his firm a report of an examination of the matters relating to company secretarial practice and related statements unless the examination of such statements has been made by him or by a partner or an employee in his firm or by any other company secretary in practice। काम किसी और ने किया था और आपने क्या किया? रिपोर्ट को अपने नाम से सबमिट कर दिया, एग्जामिनेशन को अपने नाम से सबमिट कर दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। Clause 3 permits his name or the name of his firm to be used in connection with any report or statement contingent upon future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast। कहीं पे कोई फोरकास्ट के रिलेशन में ऐसा था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ फोरकास्ट था, उसमें आपने अपने नाम को यूज करने की परमिशन दे दी है। भाई हम उस चीज को टेस्टिफाई कर सकते हैं जो एक्चुअली हुआ हो, जो होने वाला हो, उस बारे में आप किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार का ऐसा रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। मुझसे अगर कोई आज की तारीख में कहता है कि इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे पास्ट में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था कंपनी का, आप वो बताइए कि भाई 31 मार्च 2021 को कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, मैं ये बता सकती हूँ क्योंकि भाई मेरे पास उसके लिए एनुअल रिपोर्ट है, रिकॉर्ड्स हैं, पर मैं ये नहीं कर सकती कि फ्यूचर में जो होने वाला होगा उसको मैं अभी से वाउच कर दूं, जिससे किसी प्रकार का लोन ग्रांट हो जाए, जिससे किसी प्रकार का फेवर में उस कंपनी के काम हो जाए, जो एक्चुअली मैं अभी तक जान नहीं रही हूं कि एक्चुअली ऐसा आगे होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस प्रकार का वाउच करना या किसी के फेवर में कुछ कहने का काम नहीं कर सकती बीइंग इन दिस प्रोफेशन। भाई मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ये नहीं कर सकती, एज एन इंडिविजुअल करो ना जो करना है, पर कंपनी सेक्रेटरी होते हुए इस प्रकार के एक्शंस आर नॉट अलाउड एंड जस्टिफाइड। Provides that a company secretary practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, clause 4 के अंतर्गत, expresses his opinion on any report or statement given to any business enterprise in which he, his firm or a partner in his firm has a substantial interest। किसी फर्म में किसी पर्सन से जुड़ा हुआ कोई आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उस कंपनी के रिलेशन में अगर आप ऐसी किसी भी प्रकार की ओपिनियन, रिपोर्ट या स्टेटमेंट देते हो जो कि उसके बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कोई एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है या उसके फेवर में जा रहा है, जबकि आपको, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट उस बिजनेस एक्विजिशन, उस वेंचर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रकार का बायस्ड होके दिया हुआ ओपिनियन इज नॉट अलाउड। आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में है, ये माना जाएगा। हमने पढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी लॉ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होना, मतलब, या ऑडिट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर बात के से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, आपका जो ओपिनियन है वो बायस्ड है। आर्बिट्रेशन में हमने पढ़ा है, क्या आप ऐसी किसी पार्टी के आर्बिट्रेटर बन सकते हो जहां पे आपका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? नहीं बन सकते हो। ठीक है। क्लॉज 5 fails to disclose the material fact known to him in his report but the disclosure of which is necessary in making such report or statement where he is concerned with such report or statement in a professional capacity। आपको कुछ बात पता थी कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, पर आपने जानबूझ के उस मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, आपने जानबूझ के, या यू फेल्ड टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट्स विच आर देयर, जो कि बताने जरूरी थे, जो उस रिपोर्ट में होने ही चाहिए थे, वही जो मेन पॉइंट्स थे, यू फेल टू डिस्क्लोज दैट, तो ऐसे में यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लॉज 6 फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम। प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको पता था मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और आप उसे रिपोर्ट करना भूल गए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब जिसका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट
होता है, वो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट. This clause with non-disclosure by a member in practice of a material misstatement known to him in any report with which he is concerned. ये उसके बारे में है, उस रिपोर्ट से जो कंसर्न थी, आपके प्रोफेशनल कैपेसिटी से रिलेटेड थी, और उसके बाद भी आप उसे डिस्क्लोज करना या बताना भूल गए या आपसे छूट गया, रह गया. ठीक है. Clause 7 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise due diligence. नेग्लिजेंट बिहेवियर है, जो होगा देखा जाएगा, प्रोफेशनल ड्यूटीज की तरफ ध्यान नहीं है, कर देते हैं साइन, देखेंगे जब का जब होगा. इस प्रकार का ग्रॉस नेग्लिजेंस अगर आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज निभाते हुए अगर रखते हैं तो फिर भुगतना भी आप ही को पड़ेगा. Clause 8 fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion. अरे भाई, को ओपिनियन देने के पहले इंफॉर्मेशन भी तो कॉल फॉर करनी पड़ेगी. आपने सोचा कोई बात नहीं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आई है, दे देते हैं साइन करके, मिल रहा है ना अच्छा खासा पैसा. ये इंटेंशन, ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए. अगर आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मंगाई, आपने सफिशिएंटली मैटर्स को अच्छी तरह देखा नहीं, और उसके बाद उसके बिना आपने अपने एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन अगर कर दिया है, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. Clause 9 fails to invite attention to any material departure from the generally accepted procedure relating to the secretarial practice. आपको जैसा मैं बता रही थी पिछले जो सेशन था उसके स्टार्ट में, कि देयर आर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ जो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी फॉलो करनी पड़ती हैं. अगर उनसे आप कोई मटेरियल डिपार्चर करते हो, आप उस तरफ ध्यान नहीं देते हो, कुछ चीज़ें जो आपको करनी थी एंड यू ओमिट टू डू सो, आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो भी आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के भागीदार होगे. Provides that a company, clause 10 provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of misconduct if he fails to keep monies of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in a separate banking account, or to use such monies for purposes for which they are intended within a reasonable time. आप अगर क्लाइंट का पैसा रखते हो और जिस काम के लिए वो पैसा मंगाया गया था, अपार्ट फ्रॉम फीस, प्रोफेशनल फीस की बात नहीं हो रही है, चलन देने के लिए पैसा मंगाया गया था, आपने उस पैसे को अगर नहीं दिया, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपने कुछ फीस मंगाई और आपने उससे इनकॉर्पोरेशन की चलन नहीं भरे, तो जिस पर्पस के लिए क्लाइंट की मनी रखी गई थी, उस पर्पस के लिए अगर वो यूज नहीं होती है, पर स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस जो जिसके लिए क्लाइंट ने आपको पे किया था, तो भी यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल. यहाँ पे जनरल प्रोविजंस हैं. कंट्रावेन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल. इस एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ते हो, जो रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हो, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो. फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय द काउंसिल सो फार: डिस्प्ले ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट, फर्म का नाम अप्रूव करना, कंपल्सरी अटेंडेंस एट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ड्रेस कोड, कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करते टाइम पे, रजिस्टर, जो भी अटेस्टेशन आप देते हो, जो भी सर्टिफिकेट्स आप इशू करते हो, उसका रजिस्टर मेंटेन करने के लिए एडवर्टीजमेंट किस तरह से इशू किया जा रहा है पीसीएस के द्वारा, फर्म का अगर नाम चेंज हुआ है तो आपको बताना है, गाइडलाइन फॉर यूज़ ऑफ ओन लोगो बाय पीसीएस, और अगर पीसीएस अपना खुद का लोगो यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है. इन सब के रिलेशन में अब तक गाइडलाइंस सो फार इशू करी गई हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. ठीक है. Clause 2 of Part 2 of second schedule provides, being an employee of any company, firm or person discloses confidential information. वाह, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, फर्म या पर्सन के एम्प्लॉय हो, वहाँ से जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको कॉन्फिडेंशियल न रखते हुए आपने उस इंफॉर्मेशन को ट्रेड कर दिया, या किसी और को अगर आपने वो चीज़ प्रेषित कर दी है या बता दी है, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? आईपीआर हो सकती है, मेंबर्स के बारे में रिलेशन में, प्रोडक्ट क्या है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, एंड सो फोर्थ, जो आपको यहाँ पे लंबा एक पैराग्राफ
दिया गया है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ही होता है विच इज नॉट पब्लिक, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पब्लिक नहीं करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रहने देंगे। ठीक है। क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल कहता है कि अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he includes in any information statement, return or form to be submitted to the institute, council or any of its committee, director, board of discipline and so forth, or the appellate authorities, any particulars knowing them to be false। आपको पता था इंफॉर्मेशन फॉल्स है, आपको पता था इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी है, उसके बाद भी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को अपने स्टेटमेंट में, अपने रिटर्न में, अपने फॉर्म में सबमिट किया और लिखा और उसकी पैरवी भी करी, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है। Clause 4 of Part 2 of second schedule, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he defalcates or embezzles money received in his professional capacity। बहुत ही, ये तो और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। पैसा मिला प्रोफेशनल कैपेसिटी में, पैसे को एम्बेजल कर दिया, इधर उधर कर दिया, धोखाधड़ी, डिफाल्केट कर दिया पैसे को, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है। आखिरी में है पार्ट 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, दिस पार्ट इज अबाउट अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली इफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोड, जो हमें पहले भी आया था। पर टर्म जो है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 months। तो आपको अदर ऐसे किसी एक्शन के लिए भी इधर गिल्टी माना जाएगा। कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिलेटिंग टू प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स, ये आप लोग मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ये ऐसी कंप्लेंट है या ऐसी कोई इंक्वायरी है जो किसी ओमिशन या कमीशन के लिए होती है। कोई ओमिशन या कमीशन के लिए, पहले भी बताया हुआ है, कुछ नहीं करना था वो कर दिया और जो कुछ करना था वो नहीं किया, ये दोनों रिलेशन में बात करती है। ठीक है। एक मिनट। हाँ, इसको एक काम करोगे आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे, और ये होमवर्क भी होना चाहिए आज ही, अभी क्लास के इमीडिएटली बाद आप इसे क्या करोगे, पढ़ लोगे। ठीक है। पढ़ के मुझसे पूछ लेना अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है। कोई बहुत बड़ा इसमें मैटर नहीं है, खाली कंप्लेंट के रिलेशन में बात चल रही है। जहाँ पे कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट का पेरुसल होगा। पेरुसल मतलब होता है चेकिंग, देखना कि सही है कि नहीं है। तो उसमें कुछ कुछ टाइम पीरियड्स हैं, वो देख लेना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। चलो, प्रोसीजर इन इंक्वायरी बिफोर द डिसिप्लिनरी कमेटी एप्लीकेबल टू द कंप्लेंट ऑन इन्फॉर्मेशन बिफोर द काउंसिल और एनी इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी और एनी रेफरेंस और अपील मेड टू अ हाई कोर्ट प्रायर टू 17/11/2006। अब अगर मेरी बात मानो तो इसको जय माता दी बोल के एक बार पढ़ के देख लो। अगर याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं। हमें पूरे पेपर पे कंसंट्रेट करना है, हर चीज। अगर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में ज्यादा समय लग रहा है या किसी चीज में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और वो याद नहीं हो रही है, तो इट्स बेटर टू लीव दैट। खाली एक बार रीड करके चले जाओ। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। नहीं समझ, जिनको पढ़ना है वो, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। चलो, अब ये है इंपॉर्टेंट वाला, इसको एक बार देख लेते हैं कि प्रोसीजर इन हियरिंग बिफोर द काउंसिल। तो काउंसिल क्या करेगी भाई, काउंसिल शैल कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी एंड इफ इट इन इट्स ओपिनियन अ फर्दर इंक्वायरी इज नेसेसरी, वो ये कहेगी कि आगे की आप इंक्वायरी चालू कर दो। After considering such report or further report of the disciplinary committee as the case may be, where the council finds that the respondent is not guilty of any professional misconduct, it shall record its finding। अगर ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल है वो मिसकंडक्ट नहीं किया है उसने और उसको क्लीन चिट मिल रहा है, तो ऐसा अकॉर्डिंगली लिख दिया जाएगा।
After considering such report or further report of the disciplinary committee as the case may be, where the council finds that the respondent has been guilty of a professional or other misconduct, it shall record its finding accordingly and proceed further in this manner. अगर ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है तो अकॉर्डिंगली वैसी रिपोर्ट दे दी जाएगी, ठीक है. वेयर द फाइंडिंग इज दैट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन गिल्टी ऑफ अ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, द काउंसिल शैल अफोर्ड टू द मेंबर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर ऑर्डर्स आर पास्ड अगेंस्ट हिम. ये भी हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि अगर ऐसा लगता है कि भाई उनके जो प्रोफेशनल है, जो मेंबर है, उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आने वाला है तो उसके पहले एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया जाएगा. The orders passed by the council shall be communicated to the complainant and the respondent. कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट दोनों को एक एक ये दे दिया जाएगा, कॉपी दे दी जाएगी. रिसेंट अपडेट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म, मेगा फर्म के नाम पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है. यहाँ पे मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही. 168 ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, छोड़ सकते हो. 168 भी ऊपर पढ़ के आ गए हैं, यहाँ से काट सकते हो. यूडेन और ECSIN, ये लास्ट 2 पॉइंट है. यूडेन किन के लिए और ECSN किसके लिए, ये देख लेते हैं. इसके बाद से एनेक्शर्स चालू हो रहे हैं. The unique document identification number as governed by the UDIN guidelines shall verify the authenticity of various documents signed or certified by company secretaries in practice. वो कंपनी सेक्रेटरीज जो प्रैक्टिस में हैं उनके द्वारा अगर कोई सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं तो उन्हें अपने हर डॉक्यूमेंट में जो कि उनके द्वारा सर्टिफाई किए गए हैं उसमें क्या लिखने पड़ेगा, यूडिन लिखना पड़ेगा. वो एक यूनिक नंबर होता है जो आपको क्या देगा, आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. As per the UDIN guidelines, a unique number for the identification of documents attested by company secretaries in practice shall be generated. कब जनरेट किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट, जिसको मैंडेटरीली आपको मेंशन करना पड़ता है इन द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट अलोंग विद द COP नंबर. COP नंबर मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ये इन लोगों के लिए है तो ECSN किसके लिए है, तो जो कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट में है, भाई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसके पास है, जो खुद की प्रैक्टिस में है, वो यूडिन जनरेट करेंगे. और जो लोग एम्प्लॉय, वो जो कंपनी सेक्रेटरीज जो एम्प्लॉयमेंट में है, वो लोग क्या करेंगे, ECSN जनरेट करेंगे. ECSN is a system generated unique number for identification of the company secretaries employed in a particular company, which shall be generated by the company secretary at the time of employment as company secretary. या तो KMP की तरह या तो otherwise. KMP मतलब key managerial personnel as well as at the time of demitting office in any manner. समझ में आया. ये दोनों गाइडलाइंस कब से आई हैं, तो 2019, 1 अक्टूबर 2019 से आई हैं. समझ में आया, कोई डाउट है. अब ये जो आगे जो दिया हुआ है एनेक्शर में, वो गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें की जाएंगी. स्वाहा स्वाहा ऐसे बोल के इसको छोड़ देना. अभी ये एनेक्शर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्यूचर में नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ लेना. यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर समाप्तम, ठीक है. चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का. ऑलरेडी 1.25 घंटे की क्लास हो गई है. जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म कर लो, जय माता दी बोल के, ठीक. कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक. चैट बॉक्स में पूछ लेना जो भी डाउट हो. जो होमवर्क के लिए दिया हुआ पोर्शन है वो तुरंत पढ़ लेना, बिल्कुल भी काम चोरी मत करना. बहुत कम टाइम है, अभी पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. एक गो में चैप्टर खत्म, ठीक है. आयुष इज राइटिंग जय माता दी, जय अदिति मैम की. ठीक है, चलो, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ. ऑल द बेस्ट, फटाफट पढ़ लो. कोई डाउट हो तो चैट में पूछो.